रिचर्ड डॉकिंस की लैंडमार्क किताब द सेल्फिश जीन। जी बिल्कुल। ये 1976 में आई थी, लेकिन इसके जो आइडियाज़ हैं वो आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं, बल्कि प्रोवोकेटिव भी। सही। और इस किताब का जो मेन पॉइंट है, जिसे जीन्स आई व्यू कहते हैं। हाँ, यानी ये एवोल्यूशन को समझने के लिए फर्द या स्पीशीज पर फोकस करने के बजाय हमें असल में जीन के लेवल पर देखना चाहिए। ये एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव था। जिसने बहुत से पुराने कॉन्सेप्ट्स को चैलेंज किया। बिल्कुल। और उसका टाइटल भी द सेल्फिश जीन काफी कंट्रोवर्शियल रहा है। बहुत ज़्यादा कई लोगों ने तो बस टाइटल पढ़कर सोचा कि ये किताब शायद इंसानी खुदगर्जी की हिमायत कर रही है। हाँ, हालांकि डॉकिंस ने बार बार वजाहत की कि सेल्फिश यहाँ सिर्फ एक मेटाफोर है। सही। इसका मतलब कोई कॉन्शियस मोटिव नहीं है, बस ये कि नेचुरल सिलेक्शन की जो बुनियादी इकाई है, जो उनके मुताबिक जीन है, वो लाजमन ऐसे ही होगी जो अपनी सर्वाइवल को अपने राइवल्स यानी दूसरे एलील्स पर तरजीह देगी। अच्छा। और वो ये भी वाजे करते हैं कि सेल्फिश का ये मतलब हरगिज नहीं कि जीन्स कोऑपरेट नहीं कर सकते। बल्कि किताब का एक बड़ा हिस्सा तो इसी कोऑपरेशन को एक्सप्लेन करता है ना? बिल्कुल, कि कैसे जीन्स के सेल्फिश मुफादात ही उन्हें मजबूर करते हैं कि वो मिलकर काम करें और कॉम्प्लेक्स कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर्स बनाएं, यानी हम जानदार। वो तो द कोऑपरेटिव जीन जैसे टाइटल पर भी गौर कर रहे थे। हाँ, लेकिन शायद द सेल्फिश जीन ज्यादा कैची था, ज्यादा तवज्जो खींचने वाला। बाद में उन्होंने रेप्लिकेटर और व्हीकल के फर्क पर भी जोर दिया है। रेप्लिकेटर यानी जीन जो कॉपी होता है, और व्हीकल यानी ऑर्गेनिज्म जो इस जीन को कैरी करता है। तो ये समझना जरूरी है कि हम जानदार उन जीन्स के बनाए हुए सिर्फ टेम्पररी व्हीकल्स हैं। बिल्कुल। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये व्हीकल्स यानी हम हैं क्यों? और यहीं से वो पहला चैप्टर शुरू करते हैं। जी, चैप्टर 1, व्हाई आर पीपल। ये बुनियादी सवाल है। और डॉकिंस शुरू में ही वो जो आम फहमी है ना, गुड ऑफ द स्पीशीज वाली, हाँ, कि जानवर स्पीशीज की भलाई के लिए काम करते हैं, उसको वो रद्द करते हैं। वो कहते हैं कि एवोल्यूशन इस तरह काम नहीं करती। अगर एक ग्रुप में सब एसार करने वाले हों और एक चीट आ जाए जो खुदगर्जी से फायदा उठाए, तो उस चीट के जीन्स ज्यादा फैलेंगे। बिल्कुल। तो फिर एल्ट्रुइज्म यानी ईसार कैसे इवॉल्व हुआ? पहले तो वो एल्ट्रुइज्म और सेल्फिशनेस को बिहेवियर की सतह पर डिफाइन करते हैं, नियत की नहीं। सही। सिर्फ आउटकम देखा जाता है। अगर एक अमल से करने वाले के सर्वाइवल के इम्कानात कम हो और फायदा उठाने वाले के बढ़ जाएं, तो वो अमल एल्ट्रुइस्टिक है। मिसालें भी दी हैं, जैसे वर्कर बीज का डंक मारकर मर जाना। हाँ, कॉलोनी को बचाने के लिए। लेकिन डॉकिंस फौरन कहते हैं कि इन ज़ाहिरी एल्ट्रुइस्टिक एक्ट्स की वजाहत ग्रुप सिलेक्शन से नहीं हो सकती, बल्कि जीन के लेवल पर करनी होगी। वो कहते हैं ग्रुप सिलेक्शन थ्योरी मुमकिन तो है थियोरेटिकली, लेकिन हकीकत में इंडिविजुअल लेवल का सिलेक्शन कहीं ज्यादा ताकतवर है। तो बुनियादी इकाई जीन है और वो सेल्फिश है। अच्छा, तो अगर बुनियादी इकाई जीन है, तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इसके लिए तो हमें जिंदगी की बिल्कुल इब्तिदा में जाना पड़ेगा। जी, और वो है चैप्टर 2, द रेप्लिकेटर्स। रेप्लिकेटर्स। ये जिंदगी की इब्तिदा के बारे में है कि शुरू में समंदर में सिंपल केमिकल्स थे। हाँ, फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री के उसूलों के तहत स्टेबल स्ट्रक्चर्स बनने लगे। और फिर इत्तेफाक से इत्तफाकन एक ऐसा मॉलिक्यूल बना जिसमें एक खास बात थी, वो अपनी कॉपियां बना सकता था। वाह, ये था पहला रेप्लिकेटर। बिल्कुल, लेकिन ये कॉपिंग का अमल परफेक्ट नहीं था। गलतियां होती थीं, म्यूटेशंस। हाँ, गलतियां होती थीं, जिससे वेरिएशन पैदा हुई। अब इन रेप्लिकेटर्स में मुकाबला शुरू हो गया। किस बात पर? सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन पर। कुछ ज्यादा स्टेबल थे, यानी ज्यादा देर तक कायम रहते थे, लॉन्जेविटी। कुछ ज्यादा तेजी से कॉपी होते थे, फेकंडिटी। और कुछ ज्यादा एक्यूरेटली कॉपी होते थे, फिडेलिटी। सही। तो नेचुरल सिलेक्शन ने इन खुसूसियात को फेवर किया। फिर बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी जिन चीजों से वो बनते थे वो कम हो गए। हाँ, तो कंपटीशन और बढ़ गया। शायद कुछ रेप्लिकेटर्स ने दूसरों को तोड़कर उनके ब्लॉक्स इस्तेमाल करना सीख लिया। ओह,
या कुछ नहीं, अपने गिर्द हिफाजती दीवार बना ली। शायद ये पहले लिविंग सेल्स थे। पॉइंट ये है कि ये रेप्लिकेटर्स जो सिर्फ सर्वाइव करना और कॉपी होना चाहते थे एक तरह से, इन्होंने जिंदा रहने के लिए बेहतर से बेहतर तरीके इवॉल्व करना शुरू कर दिए। और इनका सबसे बेहतरीन तरीका क्या था? अपने लिए सर्वाइवल मशीन्स बनाना। यानी बॉडीज। हाँ, ऐसी बॉडीज जिनके अंदर वो महफूज रह सकें। हम सब जानवर, पौधे, बैक्टीरिया उन्हीं ओरिजिनल रेप्लिकेटर्स की बनाई हुई कॉम्प्लेक्स सर्वाइवल मशीन्स हैं। जबरदस्त। और आज ये रेप्लिकेटर्स डीएनए की शक्ल में हमारे अंदर मौजूद हैं। तो चैप्टर 3 इमॉर्टल कॉइल्स इसी डीएनए पर फोकस करता है। इमॉर्टल कॉइल्स। अच्छा, तो डीएनए क्या करता है? डीएनए मॉलिक्यूल दो बुनियादी काम करता है। एक तो अपनी कॉपियां बनाता है, रेप्लिकेट करता है। ठीक है। और दूसरा वो बॉडीज बनाने के लिए यानी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंस्ट्रक्शंस देता है। लेकिन इंडिविजुअल बॉडीज तो टेम्पररी होती हैं। हम पैदा होते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, मर जाते हैं। तो फिर जीन इमॉर्टल कैसे है? यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का किरदार आता है। सेक्स जो है वो जीन्स को शफल करता है, जैसे ताश के पत्ते फेंटे जाते हैं। अच्छा। एक फर्द की बॉडी एक खास कॉम्बिनेशन है जो खत्म हो जाएगी, लेकिन जीन्स यानी वो पत्ते पोटेंशियली बहुत लंबे अरसे तक मुख्तलिफ बॉडीज में सर्वाइव कर सकते हैं। और क्रॉसिंग ओवर का अमल भी होता है जब क्रोमोसोम्स के हिस्से आपस में अदला बदली करते हैं। बिल्कुल, इससे शफलिंग और पेचीदा हो जाती है, इसीलिए हर फर्द मुनफरिद है। लेकिन जीन या वो छोटा क्रोमोसोमल सेगमेंट जो इतना छोटा हो कि कई नस्लों तक बगैर टूटे रह सके, वही सिलेक्शन की असल इकाई है। वो पोटेंशियली लापता नहीं है, इमॉर्टल है। इसी चैप्टर में जीन्स के कोऑपरेशन की बात भी है कि कोई एक जीन अकेले कुछ नहीं कर सकता। हाँ, ये बहुत अहम नुक्ता है। एक अच्छा जीन वही है जो दूसरे जीन्स के साथ मिलकर एक कामयाब बॉडी बनाने में मदद करे। वो रोइंग क्रू वाली मिसाल दी है उन्होंने। जी, कि सिर्फ अच्छे रोअर्स होना काफी नहीं, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन भी जरूरी है। जीन पूल भी एक तरह से इवोल्यूशनरली स्टेबल सेट ऑफ जीन्स बन जाता है जो आपस में कंपैटिबल होते हैं। और बुढ़ापे सेनेसेंस की वजाहत भी इसी कॉन्टेक्स्ट में आती है, मेडावर्स की थियरी। हाँ, कि ये अनलेट एक्टिंग नुकसानदार जीन्स का जमा होना है, जो इसलिए सेलेक्ट हो जाते हैं क्योंकि उनका बुरा असर रिप्रोडक्शन के बाद जाहिर होता है। ठीक है, तो जीन्स ने ये सर्वाइवल मशीन्स बना ली, बॉडीज। लेकिन ये मशीनें चलती कैसे हैं? इनका बिहेवियर कैसे कंट्रोल होता है? ये आता है चैप्टर 4 में, द जीन मशीन। द जीन मशीन। शुरू में सर्वाइवल मशीन्स शायद पैसिव थे, फिर मूवमेंट इवॉल्व हुई जिसके लिए मसल्स चाहिए। और मसल्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए नर्वस सिस्टम। बिल्कुल, न्यूरॉन्स और फिर ब्रेन। ब्रेन एक कंप्यूटर की तरह काम करता है, सेंस ऑर्गन से इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, मेमोरी इस्तेमाल करता है और मसल्स को आउटपुट भेजता है। लेकिन जीन्स ब्रेन को बराह रास्त कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ये तो मुमकिन नहीं लगता। नहीं कर सकते, क्योंकि जीन्स प्रोटीन बनाते हैं जो एक स्लो प्रोसेस है, जबकि बिहेवियर तो बहुत तेज होता है। तो फिर जीन्स क्या करते हैं? वो कंप्यूटर प्रोग्रामर की तरह हैं। वो ब्रेन को बिल्ड करते हैं और उसमें जनरल स्ट्रैटेजीज प्रोग्राम कर देते हैं। अच्छा, कैसी स्ट्रैटेजीज? जैसे ऐसी चीज़ों को रिपीट करो जिनसे अच्छा महसूस हो यानी रिवॉर्डिंग हो, और उनसे बचो जिनसे बुरा महसूस हो यानी नास्टी हो। ये लर्निंग की बुनियाद है। वो मुस्तकबिल का अंदाजा भी लगाते हैं। एक तरह से हाँ, जीन्स प्रिडिक्ट करते हैं कि माहौल कैसा होगा, जैसे पोलर बेयर के जीन्स सर्दी प्रिडिक्ट करते हैं और उसी हिसाब से रूल्स बनाते हैं। सिम्युलेशन का जिक्र भी है, यानी दिमाग में फ्यूचर सिनेरियोज को इमेजिन करना। हाँ, ये ट्रायल एंड एरर से बेहतर है क्योंकि महफूज है। शायद कॉन्शियसनेस भी तभी पैदा हुई जब दिमाग का सिमुलेशन इतना मुकम्मल हो गया कि उसने खुद को भी सिमुलेट करना शुरू कर दिया। लेकिन ये सब स्पेक्युलेटिव है। असल बात यह है कि बिहेवियर जीन्स के कंट्रोल में है, मगर इनडायरेक्टली। जीन्स पॉलिसी बनाते हैं, ब्रेन उन्हें एग्जीक्यूट करता है। बिल्कुल, इसी चैप्टर में फिर कम्युनिकेशन और डिसेप्शन यानी धोखाधड़ी की बात भी है। कम्युनिकेशन तो समझ आती है जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे के बिहेवियर पर असर डाले, लेकिन डिसेप्शन, जानवर झूठ बोलते हैं? यहाँ झूठ से मुराद कॉन्शियस इंटेंशन नहीं है। अच्छा। बल्कि फंक्शनली इक्विवेलेंट इफेक्ट, जैसे मिमिक्री करने वाले कीड़े या एंगलर फिश का ल्योर जो वो शिकार पकड़ने के लिए इस्तेमाल करती है। यानी जब भी इंटरेस्ट्स में फर्क होगा
धोखाधड़ी की तवक्को की जा सकती है। बिल्कुल। और इंटरेस्ट्स में फ़र्क तो अपनी ही स्पीशीज़ के अफराद में भी होता है, ख़ासतौर पर रिसोर्सेज और मेट्स के लिए। तो फिर सीधी सीधी अग्रेशन यानी लड़ाई क्यों नहीं होती हर वक्त? ये सवाल चैप्टर 5 में है। चैप्टर 5 अग्रेशन, स्टेबिलिटी एंड द सेल्फिश मशीन। हाँ, ये मंतकी लगता है कि अपने राइवल्स को मार देना चाहिए। लगता तो है, लेकिन हकीकत में कत्ल व गारत इतनी आम नहीं है। क्यों? क्योंकि अग्रेशन के कॉस्ट्स भी हैं। बिल्कुल। टाइम लगता है, एनर्जी लगती है, जख्मी होने का खतरा होता है, और अगर आप एक राइवल को मार भी दें तो हो सकता है फायदा किसी तीसरे राइवल को हो। तो फैसला लड़ने या ना लड़ने का एक तरह की कॉस्ट बेनिफिट कैलकुलेशन पर मबनी होता है। सही। और यहीं पर जॉन मेनर्ड स्मिथ की गेम थ्योरी और एवोल्यूशनरली स्टेबल स्ट्रैटेजी ESS का कॉन्सेप्ट आता है। ESS ये क्या है? स्ट्रैटेजी से मुराद है एक प्री प्रोग्राम्ड बिहेवियरल पॉलिसी। ESS एक ऐसी स्ट्रैटेजी है कि अगर आबादी की अक्सरियत उसे अपना ले तो कोई नई मुतबादल स्ट्रैटेजी उसे बीट नहीं कर सकती। वो स्ट्रैटेजी अंदरूनी हमले से महफूज होती है। अच्छा, इसको समझाने के लिए वो हॉक वर्सेस डव मॉडल इस्तेमाल करते हैं। जी, हॉग्स हमेशा बेरहमी से लड़ते हैं, डव्स सिर्फ धमकाते हैं और अगर हमला हो तो भाग जाते हैं। तो कौन सी स्ट्रैटेजी बेहतर है? कैलकुलेशन से पता चलता है कि ना तो सब हॉक्स वाली स्ट्रैटेजी स्टेबल है, क्योंकि इंजरी कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा, और ना ही सब डव्स वाली स्टेबल है, क्योंकि एक हॉक आकर सब पर हावी हो जाएगा। तो स्टेबल सॉल्यूशन क्या है? एक मिक्स स्ट्रैटेजी, या तो आबादी में हॉक्स और डव्स का एक खास तनासब होता है, जिस पर दोनों का औसत पे ऑफ बराबर हो जाता है। हाँ, या फिर हर फर्द खुद कभी हॉक की तरह और कभी डव की तरह बिहेव करता है, एक खास प्रोबेबिलिटी के साथ। अहम बात यह है कि ये स्टेबिलिटी इंडिविजुअल लेवल के सिलेक्शन से आती है, ग्रुप के फायदे के लिए नहीं। फिर इस मॉडल को मजीद बेहतर बनाया गया है रिटेलिएटर स्ट्रैटेजी के साथ। जी, रिटेलिएटर शुरू में डव की तरह बिहेव करता है, लेकिन अगर उस पर हमला हो तो हॉक बन जाता है। सिमुलेशंस में ये स्ट्रैटेजी काफी स्टेबल निकली। और ये वजाहत करती है कि जानवर अक्सर पहले धमकाते क्यों हैं, सीधा लड़ने के बजाय। बिल्कुल। वॉर ऑफ अट्रिशन मॉडल भी है, जो लंबी चौड़ी कन्वेंशनल डिस्प्लेस को एक्सप्लेन करता है, जहां कोई हार मानने को तैयार नहीं होता। और अगर लड़ने वालों में फर्क हो, जैसे साइज में, या कोई अपनी टेरिटरी में हो और दूसरा इंट्रूडर हो। हाँ, एसिमेट्रीज। अगर साइज में फर्क है तो सिंपल रूल बड़े से मत लड़ो, छोटे को डराओ एक ESS हो सकता है। और टेरिटरी के मामले में अगर तुम रेजिडेंट हो तो लड़ो, अगर इंट्रूडर हो तो पीछे हट जाओ। ये एक बहुत कॉमन और स्टेबल स्ट्रैटेजी हो सकती है, चाहे इंट्रूडर जिस्मानी तौर पर ज्यादा मजबूत ही क्यों ना हो। तो ये सब स्ट्रैटेजीज इंडिविजुअल सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए इवॉल्व होती हैं, और उनके इंटरैक्शन से पॉपुलेशन लेवल पर एक स्टेबल पैटर्न यानी ESS बन जाता है। सही। यहाँ तक कि डोमिनेंस हायरार्कीज, यानी कौन किस पर गालिब है, ये भी इसी तरह समझी जा सकती हैं। हर फर्द लड़ाई से बचने के लिए अपनी जगह सीख लेता है। ये सब जीन के लेवल पर हो रहा है। ठीक है, तो जीन अपनी सर्वाइवल मशीन यानी बॉडी को सर्वाइव करने और रिप्रोड्यूस करने में मदद कर रहा है, यहाँ तक कि ESS जैसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज के जरिए। लेकिन वो जो एल्ट्रुइज्म वाला सवाल था, अब तक तो सब सेल्फिशनेस की ही बात लग रही है। वो पॉइंट आता है चैप्टर 6 में, जीन्समैनशिप। बल्कि उसकी कॉपियां दूसरी बॉडीज में भी मौजूद होती हैं, खास तौर पर करीबी रिश्तेदारों यानी किन में। ओह, अच्छा। तो अगर एक जीन ऐसा बिहेवियर पैदा करे जिससे उसकी अपनी बॉडी को तो नुकसान हो, लेकिन उसकी कॉपियों वाली दूसरी बॉडीज को इतना फायदा पहुंचे कि ओवरऑल उस जीन की फ्रीक्वेंसी जीन पूल में बढ़ जाए, तो वो बिहेवियर सिलेक्ट हो सकता है। बिल्कुल। ये है किन सिलेक्शन का बुनियादी आइडिया, जो W.D. हैमिल्टन ने पेश किया था। इसके लिए वो इंडेक्स ऑफ रिलेटेडनेस R इस्तेमाल करते हैं। जी, कि दो अफराद औसतन कितने जीन शेयर करते हैं। वालदैन और बच्चों का R=½ है, फुल सिबलिंग्स का भी ½ फर्स्ट कजिन्स का 1/8। तो हैमिल्टन्स रूल क्या कहता है? वो कहता है कि एक ऑल्ट्रुइस्टिक अव्वल तभी इवॉल्व होगा जब फायदा लेने वाले को मिलने वाला बेनिफिट B उसकी रिलेटेडनेस R से ज़र्ब खाकर ऑल्ट्रुइस्ट को होने वाले कॉस्ट C से ज्यादा हो, यानी RBC। इसका मतलब है कि आप अपने भाई या बहन को बचाने के लिए ज्यादा खतरा मोल लेंगे बनिस्बत एक कजन के। सही। और दो भाइयों को बचाना एक से बेहतर है।
पेरेंटल केयर भी इसी लॉजिक की एक स्पेशल केस है। वालिदैन बच्चों की मदद करते हैं क्योंकि वो उनसे 12 रिलेटेड हैं। लेकिन जानवर ये कैलकुलेशंस कैसे करते हैं? वो कैलकुलेशंस नहीं करते, वो बस सिंपल रूल्स फॉलो करते हैं जो एवरेज पर काम करते हैं। जैसे? जैसे जो तुम्हारे घोंसले में है उसकी मदद करो, या जो तुम्हारे ग्रुप में है उसके साथ अच्छा सलूक करो। और ये रूल्स कभी-कभी गलत भी साबित हो सकते हैं। हाँ, मिसफायर कर सकते हैं। जैसे कोयल कुकू मेजबान परिंदों के रूल को एक्सप्लॉइट करती है, या जब कोई जानवर किसी गैर रिश्तेदार को अडॉप्ट कर लेता है। लेकिन औसतन ये रूल्स किन सिलेक्शन को मुमकिन बनाते हैं? एक और अहम फैक्टर सर्टेनिटी का भी है। सर्टेनिटी कैसे? रिलेटेड है। माँ अपने बच्चों से बाप की निस्बत ज्यादा सर्टेन होती है, खासतौर पर अगर इनफिडेलिटी के इम्कानात हों। अच्छा, तो इसलिए शायद मैटरनल केयर, माँ की तरफ से देखभाल, पैटर्नल केयर से ज्यादा आम है। ये एक मुमकिना वजाहत है। या कुछ माशरों में मैटरनल अंकल्स यानी मामू, पैटर्नल अंकल्स यानी चाचा या ताया से ज्यादा ऑल्ट्रोइस्टिक क्यों हो सकते हैं? फैमिली प्लानिंग। डॉकिंस यहाँ एक बहुत अहम बात से शुरू करते हैं कि बच्चे पैदा करना, बेयरिंग, और उनकी परवरिश करना, केयरिंग, ये दो अलग-अलग चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल अलग फैसले हैं जो किसी जानदार को करने होते हैं कि भाई नया बच्चा पैदा करें या जो मौजूद हैं उन पर अपने वसाइल यानी रिसोर्सेज लगाएं। और जाहिर है वसाइल तो महदूद होते हैं, तो उनमें एक आप कह लें मुकाबला रहता है। किताब में जिक्र है विन एडवर्ड्स की थियोरी का, ग्रुप सिलेक्शन। वो कहते थे कि जानवर ग्रुप की भलाई के लिए अपनी आबादी कम रखते हैं। जी, ये पुराना नजरिया था कि भाई वसाइल खत्म ना हो जाएं, इसलिए कम बच्चे पैदा करो। हाँ, जैसे हम इंसानों में आबादी कंट्रोल की बात होती है, कुछ वैसा। हाँ, लेकिन डॉकिंस इसे नहीं मानते। वो डेविड लैक के काम को सपोर्ट करते हैं। लैक ने कहा था कि परिंदे जो अपने अंडों की तादाद, क्लच साइज तय करते हैं ना, जी। वो ग्रुप के लिए नहीं करते, वो इसलिए करते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पाल सकें। वो तादाद जो उनके लिए ऑप्टिमल हो, उनके अपने जीन्स के लिए बेहतरीन हो। अच्छा, तो ये ग्रुप का फायदा नहीं, अपने जीन्स का फायदा है। मतलब अगर कोई परिंदा ज्यादा अंडे दे दे जो वो पाल ही ना सके। तो शायद कम बच्चे बचेंगे बनिस्बत उसके जो थोड़े कम देता लेकिन सबको पाल लेता। जी बिल्कुल। नेचुरल सिलेक्शन उन जीन्स को फेवर करता है जो ऑप्टिमल तादाद में बच्चे पैदा करने में मदद दें। लैक के मुताबिक वो ऑप्टिमाइज करते हैं, लिमिट नहीं। ऑप्टिमाइज। और देखें, डॉकिंस एक दिलचस्प बात करते हैं कि जदीद इंसानों में वेलफेयर स्टेट ने ये कुदरती तवाज़ुन एक तरह से ख़राब कर दिया है। अब रियासत उनकी मदद करती है जो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, चाहे वो पाल ना सकें। ये फितरत में नहीं होता। ये बात भी है कि जानवरों का इलाका बनाना, टेरिटरी कायम करना या हायरार्की, ये भी ग्रुप सिलेक्शन से नहीं बल्कि सेल्फिश जीन से समझा जा सकता है। जी, जो जानवर इलाका नहीं जीत पाता, वो शायद लड़ने की बजाय इंतज़ार करता है, क्योंकि लड़ाई में तवानाई ज़ाया करने से बेहतर है इंतज़ार करना, अगर उम्मीद हो कि बाद में मौका मिल जाएगा। और वो जो विन एडवर्ड्स ने कहा था, एपिडिक्टिक बिहेवियर, जानवरों का इकट्ठा होना आबादी का अंदाजा लगाने के लिए। हाँ, डॉकिंस कहते हैं कि वो भी शायद एक फर्द अपने आसपास भीड़ देखकर खुद अंदाज़ा लगा सकता है कि उसे कितने बच्चे पैदा करने चाहिए। यहाँ तक कि एक थियरी ये भी है, बो गेस्टे इफेक्ट, कि जानवर शोर मचाकर दूसरों को ये तासुर दें कि आबादी बहुत ज़्यादा है ताकि वो कम बच्चे पैदा करें। खैर, ये ज़रा क़यास आराई है। तो खुलासा ये हुआ कि फैमिली प्लानिंग होती तो है, मगर अपने जीन्स के नुक्ते नज़र से, अपने जिंदा बच्चाने वाले बच्चों की तादाद को मैक्सिमाइज करने के लिए। बिल्कुल। अच्छा, अगर वालदेन अपनी औलाद की तादाद ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, तो क्या वो सब बच्चों को बराबर समझते हैं या किसी को ज्यादा अहमियत देते हैं? ये हमें चैप्टर 8 बैटल ऑफ द जेनरेशंस की तरफ लाता है। बहुत दिलचस्प सवाल है। देखिए, जीनियाती तौर पर तो माँ हर बच्चे से बराबर रिलेटेड है, 1/12 रिलेटेडनेस। तो बाज़ाहिर तो कोई वजह नहीं बनती कि वो किसी को फेवरेट बनाए। लेकिन असल खेल है वसाइल की तकसीम का। रॉबर्ट ट्राइवर्स ने ये पेरेंटल इन्वेस्टमेंट या पीआई का कॉन्सेप्ट दिया है। मतलब वालदेन जो भी वक्त, तवानाई, खुराक एक बच्चे पर लगाते हैं, जी। उसकी कीमत ये होती है कि वही वसाइल वो दूसरे बच्चों पर या मुस्तकबिल के बच्चों पर नहीं लगा सकते। इसकी मिसाल क्या होगी? जैसे कोई कमज़ोर बच्चा हो, रंट, वो शायद ज़्यादा पीआई मांगे। हाँ, तो माँ के लिए शायद बेहतर हो कि वो उसे छोड़कर सेहतमंद बच्चों पर वसाइल लगाए।
या ये भी हो सकता है कि वो बड़े बच्चे को छोटे पर तरजीह दे क्योंकि उस पर पहले काफी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि छोटा ज्यादा महताज हो। जी, अगर जिंदगी मौत का मसला ना हो तो शायद छोटे को ज्यादा तवज्जो मिले। लेकिन एक वक्त आता है जब माँ बच्चे को दूध छुड़ाती है, वीनिंग। ये वो नुक्ता है जहाँ माँ के जीन्स के लिए ज्यादा फायदेमंद हो जाता है कि वो पीआई उस बच्चे से हटाकर अगले मुमकिना बच्चे के लिए बचाए। अच्छा, तो दूध छोड़ाने पर माँ और बच्चे में कॉन्फ्लिक्ट होता है। माँ जल्दी चाहेगी, बच्चा देर तक। यह है नस्लों की कश्मकश। बिल्कुल, यही है। बच्चा भी अपने बहन भाइयों से 12 रिलेटेड है, लेकिन वो खुद से तो पूरा 1 एन रिलेटेड है ना। हाँ, तो वो चाहेगा कि माँ उस पर ज्यादा इन्वेस्ट करे, लेकिन सिर्फ एक हद तक। वो हद ये है कि उसके ज्यादा लेने से बहन भाइयों को जो नुकसान हो रहा है वो उसके अपने फायदे से दुगना ज्यादा ना हो। क्या करते हैं? किताब में लिखा है कि वो धोखा दे सकते हैं, ज्यादा भूखा होने का ड्रामा। जी, या ज्यादा खतरे में होने का दिखावा करना। और जहावी का वो बड़ा ही शैतानी ख्याल था कि बच्चा जानबूझ के चीखे ताकि शिकारी मुतवज्जे हों। ताकि माँ डर के मारे फौरन उसे खाना दे दे। ब्लैकमेल एक तरह का। हाँ, डॉकिंस खुद इस पर थोड़ा शक करते हैं, खास तौर पर आम परिंदों के बच्चों के लिए खतरा बहुत ज्यादा है। हम्म। लेकिन कोयल कुकू का बच्चा इसके लिए शायद ये काम कर जाए, क्योंकि उसे अपने रिजाई बहन भाइयों से कोई लेना देना नहीं। जनियाती तौर पर वो मर भी जाएं तो उसके जीन्स का कोई नुकसान नहीं। कोयल के बच्चे तो वैसे ही मशहूर है अपनी रूथलेसनेस की वजह से। पैदा होते ही दूसरे अंडों को घोंसले से बाहर फेंक देना। जी, और ये बिल्कुल मैकेनिकी अंदाज में होता है। स्पेन में तो एक तजर्बे में निगल स्वॉलो के बच्चे ने भी मीना मैगपाई के घोंसले में यही किया। क्या मतलब, निगल ने भी? हाँ, उसने भी मीना के अंडे बाहर फेंक दिए। इससे सवाल उठता है कि क्या ये भाई बहन का कत्ल, फ्रेट्रिसाइड, फितरत में ज्यादा आम है? शायद पहला बच्चा अपना मुकाबला कम करने के लिए ऐसा करता हो। एक नजरिया ये भी है कि इस कश्मकश में जीत हमेशा वालिदैन की होती है। पेरेंटल मैनिपुलेशन। अलेक्जेंडर का नजरिया। लेकिन डॉकिंस इससे पूरी तरह मुत्तफिक नहीं। वो कहते हैं कि जिन्याती तौर पर कोई बुनियादी फर्क नहीं है। जीन्स जिस जिस्म में हैं, बच्चे के या वालिदैन के, वो उसके लिए बेहतरीन हिकमत अमली अपनाएंगे। तो आखिर में एक समझौता होता है। जी, एक तरह का समझौता। लेकिन अहम बात यह है कि ये सब लाशऊरी है, अनकॉन्शियस। डॉकिंस का नुक्ता ये है कि हमें अपने बच्चों को एल्ट्रुइज्म सिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये उनकी बायोलॉजिकल नेचर का हिस्सा शायद नहीं है। अच्छा, अगर वालिदैन और बच्चों में इतनी कश्मकश है, जिनमें 50% जीन्स मुश्तरक हैं, तो साथियों यानी मेट्स में, जिनमें कोई रिश्तेदारी नहीं, ये बैटल ऑफ द सेक्सेस कैसी होगी? ये चैप्टर 9 का मौजू है। बिल्कुल। उनमें मुश्तरक क्या है? सिर्फ उनके बच्चों में 50-50% जिन्याती हिस्सा। दोनों चाहते हैं बच्चे कामयाब हों, लेकिन हर एक ये चाहता है कि दूसरा बच्चों की परवरिश पर ज्यादा खर्च करे। ताकि वो खुद मजीद बच्चे पैदा करने के लिए आजाद हो। बिल्कुल, यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। और इसकी बिल्कुल बुनियादी वजह। डॉकिंस कहते हैं वो नर और मादा के जिनसी खलियात गैमीट्स में फर्क है। जी। मादा के अंडे एग्स बड़े होते हैं, कम होते हैं, वसाइल से भरपूर। नर के स्पर्म्स बहुत छोटे, बेशुमार और हरकत करने वाले, मोबाइल। ये फर्क आया कहाँ से? शायद शुरू में सब गैमीट्स एक जैसे थे, आइसोगैमी। फिर कुछ बड़े होने लगे जो एम्ब्रो को अच्छी शुरुआत देते थे, लेकिन उसने छोटे फिरतीले गैमीट्स के लिए मौका पैदा किया कि वो इन बड़े गैमीट्स को एक्सप्लॉइट करें। यूं दो स्ट्रैटेजीज बन गई, ईमानदार बड़े अंडे बनाने वाले और इस्तेसाली छोटे स्पर्म बनाने वाले। तो इस फर्क की वजह से मादा महदूद बच्चे पैदा कर सकती है, नर लातादाद। और चूंकि मादा ने अंडे में शुरू में ही ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया है, वो बच्चे से ज्यादा कमिटेड है। इसके लिए छोड़कर जाना ज्यादा नुकसानदेह है। नर के लिए निस्बतन आसान है। यहीं से फीमेल एक्सप्लॉयटेशन का रास्ता खुलता है। लेकिन एक सवाल है, अगर एक नर काफी मादा को फर्टिलाइज कर सकता है, तो आबादी में नर और मादा 50-50 क्यों होते हैं? ये R.F. फिशर ने समझाया था। फर्ज करें नर कम हो जाएं, तो जिन वालिदैन के नर बच्चे होंगे, उनके ज्यादा पोते पोतियां होंगे। इसलिए नर पैदा करने वाले जीन्स फैलेंगे और तनासब वापस 1.1 पर आ जाएगा। ये एक एवोल्यूशनरी स्टेबल स्ट्रेटजी है, ESS। ESS यानी ऐसी हिकमत अमली जिसे कोई दूसरी हिकमत अमली हरा ना सके अगर वो आम हो जाए। तो 1.1 का जिनसी तनासुब एक ESS है। ठीक है। जी, हाँ। अब वापस साथियों के कॉन्फ्लिक्ट पर।
मादा चूंकि ज्यादा कमिटेड है, नर के छोड़ जाने का इम्कान ज्यादा है, तो मादा क्या करे? हाँ, उसके पास क्या चालें हैं? एक है डोमेस्टिक ब्लिस स्ट्रैटेजी। मादा मिलाप कॉपुलेशन से पहले नर से लंबी कोर्टशिप मांगती है, या कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट जैसे घोंसला बनवाना या खाना लेना। ताकि नर भी इन्वेस्ट कर दे और फिर छोड़कर ना जाए। बिल्कुल, उसका जाना फिर महंगा पड़े। मेनर्ड स्मिथ ने इसका मॉडल भी बनाया था। कोई यानी शर्मीली मादा, फास्ट यानी जल्द मान जाने वाली, फेथफुल यानी वफादार नर, और फिलैंडरर यानी अय्याश नर। मॉडल दिखाता है कि अक्सर कोई फीमेल्स और फेथफुल मेल्स का कॉम्बिनेशन एक ईएसएस बन सकता है। और दूसरी स्ट्रैटेजी क्या है? वो है ही मैन स्ट्रैटेजी। इसमें मादा नर से मदद की उम्मीद ही छोड़ देती है। वो सिर्फ बेहतरीन जीन्स वाले नर को चुनती है। अच्छा, वो कैसे? वो कोर्टशिप के जरिए नर को परखती है, उसकी सेहत, लंबी उम्र वगैरह, और सिर्फ बेहतरीन को मौका देती है। ये बेहतरीन जीन्स की पहचान खूबसूरती से हो सकती है, जैसे मोर की दुम? फिशर का ख्याल था कि अगर मादा खूबसूरत नर पसंद करें तो उनके बेटे भी खूबसूरत होंगे और कामयाब होंगे। इससे रनअवे सिलेक्शन हो सकती है। दुम लंबी होती गई, यहाँ तक कि बोझ बन गई। लेकिन ज़हावी का हैंडीकैप प्रिंसिपल इसके उलट था। जी, ज़ाहवी ने कहा कि नर जानबूझकर हैंडीकैप पैदा करते हैं, जैसे लंबी दुम, ये दिखाने के लिए कि देखो मैं इतना मजबूत हूँ कि इस बोझ के साथ भी जिंदा हूँ। ये असली क्वालिटी का सिग्नल है। ये मुतनाज़ा नजरिया है, डॉकिंस को भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आखिर में किताब एक दिलचस्प बात करती है इंसानी माशरों की, ख़ास तौर पर मगरबी माशरों में। ख़वातीन ज़्यादा सचती संवरती हैं, सेक्सुअल एडवर्टाइजमेंट करती हैं, मर्द निस्बतन सादा। ये तो हयातियाती तवक्कुआत के उलट है। हाँ, ये एक अनोमली है। शायद कल्चर का असर है। इसकी कोई वाज़ेह हयातियाती वज़ाहत मुश्किल है। ये जिनसी और ख़ानदानी कशमकश से अब हम आते हैं समाजी रवैयों पर। चैप्टर 10, यू स्क्रैच माई बैक, आई राइड ऑन योर्स। ग्रुप में रहना, ताउन करना। जानवर ग्रुप्स में क्यों रहते हैं? शिकार में आसानी, शिकारी से दिफा, गर्मी बचाना। डब्ल्यू.डी. हैमिल्टन का सेल्फिश हर्ड नजरिया तो बड़ा दिलचस्प है वो क्या है? कि हर कोई कोशिश करता है कि वो शिकारी से बचने के लिए ग्रुप के बीच में आ जाए, किनारे पे ना हो। इस भागदौड़ में खुद ब खुद झंड बन जाता है। ये भी खुदगर्जी है। लेकिन ग्रुप में वो जो अलार्म कॉल्स होती हैं परिंदों की, वो तो कुर्बानी लगती है। हाँ, बज़ाहिर तो लगती है, लेकिन इसकी भी सेल्फिश वजहातें हैं। हो सकता है झुंड में करीबी रिश्तेदार हों तो जीन्स का फायदा है। या ये कि वो दूसरों को खबरदार करके अफरा तफरी से बचना चाहता है, जो शिकारी को उसी की तरफ ले आए। केव थियरी? जी, या नेवर ब्रेक रैंक्स थियरी, कि सब साथ उड़ें ताकि वो अकेला ना रह जाए। और गजल की वो ऊंची छलांगे, स्टार्टिंग। हाँ, वो भी ज़हावी के मुताबिक शिकारी को सिग्नल है कि मैं फिट हूँ, मुझे पकड़ना मुश्किल है, किसी और को देखो। बिल्कुल। अब आते हैं समाजी कीड़ों, सोशल इंसेक्ट्स पर। चींटियां, शहद की मक्खियां, दीमक, इनकी कॉलोनियां तो हैरान कुन हैं। हाँ, ज्यादातर कारकुन, बांझ, स्टेराइल, सिर्फ मलका, क्वीन और चंद नर ड्रोन्स नस्ल बढ़ाते हैं। ये कारकुनों का ईसार तो कमाल है। हैमिल्टन ने हाइमेनॉप्टरा यानी चींटियों, मक्खियां वगैरह में इसकी बड़ी शानदार वजाहत दी है। उनका सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम अजीब है। वो कैसे? नर बनते हैं अनफर्टिलाइज्ड अंडों से, यानी हैप्लॉइड, क्रोमोसोम का एक सेट। मादा बनती हैं फर्टिलाइज्ड अंडों से, यानी डाइप्लॉइड, दो सेट। अच्छा, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे फर्क ये पड़ता है कि बहनें आपस में माँ, बेटी या बहन भाई से भी ज्यादा करीब होती हैं। रिलेटेडनेस 3-4 होती है, माँ या बेटी से सिर्फ 1-4। क्या मतलब? बहनें आपस में 75% जीन्स शेयर करती हैं। जी, इसीलिए एक कारकुन मादा के जीन्स के लिए ये बेहतर है कि वो खुद बच्चे पैदा करने की बजाय अपनी माँ की मदद करे, ताकि वो मजीद बहनें पैदा करे। वो बहनें जिनसे वो 3-4 रिलेटेड है, वो अपनी माँ को एक तरह से बहनें पैदा करने वाली मशीन के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। इसीलिए वर्कर स्टेरिलिटी इवॉल्व हुई। कमाल है। लेकिन यहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट है। बिल्कुल है। कारकुन बहनें ज्यादा चाहती हैं क्योंकि वो उनसे 3-4 रिलेटेड हैं, बनिस्बत भाइयों के जिनसे वो सिर्फ 1-4 रिलेटेड हैं। वो 3.1 का रेशो चाहती हैं, फीमेल ज्यादा। जबकि मलका? मलका अपने बेटों और बेटियों से बराबर रिलेटेड है, 1-2।
वो 1.1 का रेशो चाहती है। तो जीत किसकी होती है? ट्रिवर्स और हेरी की तहकीक ने दिखाया कि अक्सर कॉलोनियों में कारकुनों की मर्जी चलती है। वसाइल का तनासुब 3.1 ही होता है। वाह, ये तो थ्योरी की जबरदस्त तस्दीक है। हाँ, अलबत्ता जो गुलाम बनाने वाली चूटियां हैं, स्लेव मेकिंग एंड्स, वहाँ गुलाम कारकुन नर्सरी चलाते हैं। उनका मलका के बच्चों से कोई ताल्लुक नहीं। वहाँ मलका 1.1 रेशो हासिल कर लेती है। समाजी कीड़े तो खेती बाड़ी, फंगस फार्मिंग और जानवर पालना एफर्ट्स भी करते हैं। जी, ये सब कॉपरेशन की मिसालें हैं। और ये कॉपरेशन सिर्फ एक ही स्पीशीज में नहीं, मुख्तलिफ स्पीशीज में भी होता है, सिम्बायोसिस या म्यूचुअलिज्म। और एक ही स्पीशीज में रेसिप्रोकल ऑल्ट्रुइज्म, तुम मेरी मदद करो मैं तुम्हारी करूंगा। जी, खास तौर पर जब बदला फौरन न मिले। इसमें मसला आता है धोखाधड़ी का, चीटिंग का। डॉकिंस ने वो सकर चीट ग्रजर वाली स्ट्रैटेजीज बताई हैं। हाँ, सकर हमेशा मदद करता है, चीट सिर्फ लेता है, देता नहीं। ग्रजर पहले मदद करता है, लेकिन अगर धोखा मिले तो याद रखता है और बदला लेता है। सिमुलेशंस में ग्रजर एक ईएसएस साबित हो सकती है। इंसानों में तो याददाश्त और पहचान की वजह से ये बहुत अहम होगा। बिल्कुल। ट्रिवर्स का ख्याल है कि हमारे जज्बात, शुक्रगुजारी, जुर्म, गुस्सा, हमदर्दी इसीलिए इवॉल्व हुए ताकि हम इस लेन देन को मैनेज कर सकें, धोखेबाजों को पहचान सकें, सजा दे सकें। पैसा भी एक तरह से डिलेड रेसिप्रोकल अल्ट्रुइज्म की फॉर्मल टोकन है। ये समाजी रवैये और ताउन हमें इंसान की एक और खासियत की तरफ ले जाते हैं, जो है कल्चर। चैप्टर 11 मीन्स द न्यू रेप्लिकेटर्स। जी, डॉकिंस कहते हैं इंसान सिर्फ जीन्स की वजह से खास नहीं, कल्चर की वजह से भी है। और कल्चरल ट्रांसमिशन यानी चीज़ों का सीखने सिखाने से फैलना जेनेटिक ट्रांसमिशन जैसा है, लेकिन बहुत तेज। जबान इसकी मिसाल है। परिंदों के गानों में भी कल्चरल इवोल्यूशन होता है। तो डॉकिंस ने एक नया रेप्लिकेटर तजवीज़ किया, मीम। ये कल्चरल ट्रांसमिशन की इकाई है, कोई आइडिया, धुन, फैशन, टेक्निक जो नकल इमिटेशन के जरिए एक दिमाग से दूसरे दिमाग तक जाती है। जैसे जीन्स जीन पूल में होते हैं, मीम्स मीम पूल में। बिल्कुल। और ये भी मुकाबला करते हैं। खुदा का मीम एक मिसाल है। कैसे फैलता है? बातचीत, तहरीर, आर्ट, मौसीकी से। उसकी कामयाबी उसकी नफ्सियाती अपील में है। ये बड़े सवालों के जवाब देता है, उम्मीद दिलाता है। क्या मीम्स की कामयाबी का ताल्लुक बायोलॉजिकल सर्वाइवल से है? डॉकिंस कहते हैं जरूरी नहीं। जैसे जीन्स खुदगर्ज हैं, अपने आप को फैलाना चाहते हैं, वैसे ही मीम्स भी हैं। जब मीम्स आए, उनका अपना इर्तिका शुरू हो गया, जो जीन्स से आज़ाद भी हो सकता है। मीम्स की कामयाबी भी लॉन्जेविटी, फिकेंडिटी, कॉपिंग फिडेलिटी पर है। जी, और मीम्स मिलकर को-अडैप्टेड मीम कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं, जैसे एक मुनज़्ज़म मजहब जिसमें अकायद, रसूमात, कानून सब शामिल हों। कुछ मीम्स जैसे अंधा अकीदा दूसरे मीम्स को बचाने में मदद देते हैं, वो उसके फैलाव में मदद करें। जैसे पादरी के पास मीम फैलाने का ज़्यादा वक्त हो। तो मरने के बाद हम जीन्स और मीम्स छोड़ जाते हैं। जीन्स तो घुल मिल जाते हैं, मीम्स ज्यादा देर रह सकते हैं। सुकरात के मीम्स आज भी जिंदा हैं। अहम बात यह है कि कल्चरल चीज़ें इसलिए कामयाब हो सकती हैं क्योंकि वो मीम के लिए फ़ायदेमंद है, ज़रूरी नहीं कि हमारे जीन्स के लिए हों। आखिर में डॉकिंस कहते हैं कि इंसान अपनी शऊरी सोच, कॉन्शियस फोरसाइट की वजह से इन रेप्लिकेटर्स, जीन्स और मीम्स के खिलाफ बगावत कर सकता है। जी, हम शायद वाहिद मखलूक हैं जो हकीकी सोचा समझा अल्ट्रुइज्म अपना सकते हैं। ये बगावत की बात हमें आखिरी बाब चैप्टर 12 नाइस गाइज फिनिश फर्स्ट की तरफ लाती है। ये बाद में शामिल किया गया था। और ये रेसिप्रोकल ऑल्ट्रुइज्म को प्रिजनर्स डिलेमा गेम से समझाता है। ये गेम क्या है? ये एक सादा सी गेम है। दो खिलाड़ी हैं, दोनों या तो ताउन कोऑपरेट कर सकते हैं या धोखा डिफेक्ट। अच्छा, अगर दोनों कोऑपरेट करें, दोनों को ठीक ठाक इनाम। दोनों डिफेक्ट करें, दोनों को सजा। लेकिन अगर एक डिफेक्ट करे और दूसरा कोऑपरेट, तो डिफेक्ट करने वाले को सबसे बड़ा इनाम टेम्पटेशन और कोऑपरेट करने वाले को सबसे बुरी सजा सकर्स पे ऑफ मिलती है। तो अगर सिर्फ एक बार खेलना हो तो क्या करना चाहिए? अक्ली हिकमत अमली तो हमेशा धोखा देना है, डिफेक्ट करना, क्योंकि आपका नतीजा बेहतर होगा चाहे दूसरा कुछ भी करे। नतीजा, दोनों डिफेक्ट करते हैं और बुरा नतीजा पाते हैं।
लेकिन अगर बार-बार खेला जाए, इटरेटेड प्रिजनर्स डिलेमा। तब बात बदल जाती है। अब आप याद रख सकते हैं, बदला ले सकते हैं, माफ कर सकते हैं, एतमाद बना सकते हैं। रॉबर्ट एक्सेलरॉड ने कंप्यूटर टूर्नामेंट्स करवाए। ये देखने के लिए कि कौन सी स्ट्रैटेजी बेहतरीन है। जी, और हैरानगी तौर पर सबसे सादा स्ट्रैटेजी जीती, टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट? ये क्या करती है? ये पहले कॉपरेट करते हैं, फिर वही करती है जो मुखालिफ ने पिछली चाल में किया। अगर उसने कॉपरेट किया तो ये भी कॉपरेट करती है, अगर उसने डिफेक्ट किया तो ये भी डिफेक्ट करती है। एक्सेलरॉड ने कामयाब स्ट्रैटेजीज में क्या खास बातें देखी? दो चीजें, वो नाइस थी यानी कभी पहले डिफेक्ट नहीं करती, और वो फॉरगिविंग थी यानी बदला लेती पर जल्दी माफ करके दोबारा कॉपरेट करने को तैयार हो जाती। टिट फॉर टैट दोनों है। ये नॉन एनवियस भी है, ये दूसरे से ज्यादा जीतने की कोशिश नहीं करती। क्या टिट फॉर टैट एक ईएसएस है? टेक्निकली तौर पर नहीं, क्योंकि ऑलवेज कॉपरेट जैसी स्ट्रैटेजी इसके खिलाफ ठीक रहती है, दोनों कॉपरेट करते रहते हैं। लेकिन ऑलवेज कॉपरेट खुद ऑलवेज डिफेक्ट के सामने कमजोर है। अलबत्ता टिट फॉर टैट जैसी नाइस और फॉरगिविंग स्ट्रैटेजीज का ग्रुप इज्तिमाई तौर पर मुस्तहकम हो सकता है। तो नाइस स्ट्रैटेजीज हमेशा जीतती हैं? जरूरी नहीं, ऑलवेज डिफेक्ट भी एक एसेस है। आबादी किधर जाएगी ये शुरू के हालात पर मुनहसर है, लेकिन टिट फॉर टैट जैसी स्ट्रैटेजीज को एक फायदा है, अगर वो इकट्ठी हो जाएं, क्लस्टरिंग हो जाए, जो रिश्तेदारी या कम हरकत की वजह से हो सकता है। तो वो आपस में कॉपरेट करके फल फूल सकती हैं और नेस्टी स्ट्रैटेजीज पर गालिब आ सकती हैं। ताउन के लिए जरूरी है कि खेल का मुस्तकबिल लंबा और गैर यकीनी हो। शैडो ऑफ द फ्यूचर। जी, अगर पता हो कि आखिरी राउंड है तो सब डिफेक्ट करेंगे। इसकी हकीकी मिसाल वो पहली जंग अजीम की खंदकों में लिव एंड लेट लिव सिस्टम था। बिल्कुल, दुश्मन फौजी जो लंबे अरसे आमने सामने रहते थे, उन्होंने आपस में टिट फॉर टैट जैसा सिस्टम बना लिया था, जानबूझकर निशाना चूकना वगैरह। फितरत में भी मिसालें हैं। जी, सफाई करने वाली मछलियां, वो समंदरी मछली जो जिन्स बदलती है। और सबसे मशहूर मिसाल वैम्पायर चमगादड़ों की, वैम्पायर बैट्स। जी हाँ, J.S. विल्किंसन की तहकीक। जिन चमगादड़ों को खून नहीं मिलता, उनके साथी उन्हें अपना खून अतिया करते हैं। जी, तहकीक से पता चला कि ये देने वाले के लिए निस्बतन कम महंगा है बनिस्बत लेने वाले के लिए, जो भूख से मर रहा है। और ये भी कि चमगादड़ें एक दूसरे को पहचानती हैं। और उनको खून देती हैं जिन्होंने पहले उनकी मदद की हो। बिल्कुल, या जो करीबी साथी हों। द लॉन्ग रीच ऑफ द जीन। तो इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से होती है कि हम जानदारों को, मतलब ऑर्गेनिजम्स को, इतने ऑर्गेनाइज्ड इंटीग्रेटेड यूनिट्स की शक्ल में क्यों देखते हैं। डीएनए जो असल रेप्लिकेटर है, उसे ये सर्वाइवल मशीन्स या जिस्म, ये व्हीकल्स बनाने की जरूरत ही क्यों पेश आई? जी, और ये आम ख्याल के बिल्कुल उलट है। हम सोचते हैं डीएनए जिस्म का हिस्सा है। यहाँ कहा जा रहा है कि जिस्म डीएनए के लिए एक सवारी है, एक व्हीकल। राइट। और ये समझना भी क्रूशल है कि नेचुरल सिलेक्शन यानी कुदरती इंतखाब वो बराह रास्त जीन्स पर असर नहीं करती। अच्छा, किस चीज पर करती है फिर? सिलेक्शन काम करती है जीन के फिनोटिपिक इफेक्ट्स पर। वाह। मतलब वो ज़ाहिरी असरात जो जीन पैदा करता है, जैसे आंख का रंग या कोई खास बिहेवियर। ओके, तो जीन के प्रोडक्ट पर सिलेक्शन होती है, जीन पर डायरेक्ट नहीं। बिल्कुल, लेकिन डॉकिंस इस कॉन्सेप्ट इसको बहुत फैला देते हैं इस चैप्टर में। और इसी सिलसिले में फिर मियोटिक ड्राइव का कॉन्सेप्ट आता है। ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है, क्या है ये? हाँ, थोड़ा सा है। देखें, मियोसिस वो प्रोसेस है जिससे स्पर्म और एग सेल्स बनते हैं। नॉर्मली हर जीन की कॉपी के पास 50-50 चांस होता है अगली नस्ल में जाने का। ठीक, फेयर गेम। लेकिन कुछ चीट जीन्स होते हैं, वो इस प्रोसेस को मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट कैसे? वो ऐसा करते हैं कि उनकी कॉपीज ज्यादा परसेंटेज में अगली नस्ल में जा सकें। मिसाल के तौर पर चूहों में एक टी जीन है। अच्छा। अगर मेल चूहे में इसकी एक कॉपी हो तो उसके आप समझ लें करीबन 95% स्पर्म्स में ये टी जीन होगा, नॉर्मल जीन के बजाय। 95%? ये तो बिल्कुल रिगिंग है। जी, भले ही 2 टी जीन्स मिलकर चूहे के लिए नुकसानदेह हों, लेकिन ये जीन अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए सिस्टम को एक्सप्लॉइट करता है। तो ये जीन लेवल की चीटिंग है, और यही कॉन्सेप्ट हमें एक्सटेंडेड फिनोटाइप की तरफ ले जाता है फिर। बिल्कुल,
यही डॉकिंस का सेंट्रल आर्गुमेंट है कि जीन का असर सिर्फ उसके अपने जिस्म तक नहीं रहता। तो एक्सटेंडेड फिनोटाइप का मतलब हुआ कि जीन के ज़ाहिरी असरात हाँ, फिनोटिपिक इफेक्ट्स। वो उस जिस्म की बाउंड्री से बाहर तक फैल सकते हैं। बिल्कुल। जीन अपनी एनवायरनमेंट को, यहाँ तक कि दूसरे जिस्मों को भी मैनिपुलेट कर सकता है अपने फायदे के लिए, अपनी रीच को एक्सटेंड कर सकता है। इसकी मिसालें क्या हैं? कोई कॉन्क्रीट एग्जांपल्स? हाँ, बहुत सी हैं। एक क्लासिक एग्जाम्पल वो कैडस फ्लाई के लार्वाएं हैं। हाँ, वो जो पानी में पत्थरों से अपने लिए घर बनाते हैं। जी वही। डॉकिंस कहते हैं कि जिस तरह हम टांगों की शेप के लिए जीन्स की बात कर सकते हैं, उसी तरह हम घर की शेप के लिए जीन्स की बात भी कर सकते हैं, क्योंकि घर बनाने का बिहेवियर जेनेटिकली इन्फ्लुएंस्ड है। तो जो घर बन रहा है, उसकी शेप, उसमें यूज होने वाले पत्थर, उन पत्थरों की क्वालिटी, उनकी सख्ती, ये सब उस लार्वा की जीन्स का एक्सटेंडेड फिनोटिपिक इफेक्ट है। जीन का असर पत्थर तक जा पहुंचा है। गजब! मतलब जीन का इन्फ्लुएंस बेजान चीजों तक भी है। और क्या ये दूसरे जानदारों पर भी हो सकता है? पैरासाइट्स का जिक्र है शायद। जी हाँ, और यहाँ बात और भी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। पैरासाइट्स इसकी बेहतरीन मिसालें देते हैं। जैसे एक किस्म का फ्लूक पैरासाइट है जो स्नेल यानी घोंगे में रहता है। ओके। ये पैरासाइट वो स्नेल के जिस्म को, उसके जीन्स को एक तरह से हाईजैक कर लेता है और उसे मजबूर करता है कि वो एक एक्स्ट्रा मोटा शेल बनाए। एक्स्ट्रा मोटा शेल? स्नेल के लिए तो शायद फायदा हो इसका, शिकारियों से बचाए। हो सकता है, और अगर स्नेल बचा रहेगा तो पैरासाइट के लिए भी फायदा है। लेकिन इसकी कीमत होती है। कीमत? क्या मतलब? अक्सर ये मोटा शेल स्नेल की अपनी रिप्रोडक्शन की कीमत पर बनता है। स्नेल की एनर्जी शेल बनाने में लग जाती है, रिप्रोडक्शन में कम। ओह, तो यहाँ होस्ट और पैरासाइट के जीन्स के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो गया। बिल्कुल, क्योंकि उनके अगली नस्ल में जाने के रास्ते अलग हैं। स्नेल के जीन्स उसके एग से जाते हैं, पैरासाइट के जीन्स का ट्रांसमिशन साइकिल मुख्तलिफ है। दोनों अपने अपने फायदे का सोच रहे हैं। मतलब पैरासाइट होस्ट के जिस्म को एक किस्म का पपेट बना रहा है अपने जेनेटिक मकसद के लिए। जी और भी ऐसी मिसालें हैं, वो सेक्युलिना पैरासाइट वाली बात। ना, सेक्युलिना ये एक किस्म का बार्निकल है जो क्रैब पर पैरासाइट के तौर पर रहता है। और ये क्या करता है? ये क्रैब के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बिल्कुल तबाह कर देता है, मतलब कैस्ट्रेशन, और क्रैब की सारी एनर्जी फिर अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करता है। या अल्लाह, तो क्रैब जिंदा रहता है लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। ये सेक्युलिना की जीन्स का एक्सटेंडेड फिनोटाइप है, क्रैब के जिस्म और बिहेवियर पर कंट्रोल। और वो नोजीमा पैरासाइट जो फ्लावर बीटल लार्वा को जाइंट बना देता है? जी, वो भी ऐसी ही मिसाल है। लार्वा को एडल्ट बनने से रोक देता है ताकि पैरासाइट को ज्यादा रिसोर्सेज मिलते रहें। ये सब होस्ट मैनिपुलेशन की जबरदस्त एग्जांपल्स हैं। ये तो वाकई बायोलॉजिकल हॉरर मूवी जैसा लग रहा है। लेकिन क्या हमेशा कॉन्फ्लिक्ट ही रहता है? क्या कभी होस्ट और पैरासाइट के जीन्स मिलकर भी काम करते हैं, कोऑपरेट करते हैं? हाँ, ऐसा भी होता है। और ये तब होता है जब उनके इंटरेस्ट्स अलाइन हो जाएं, मतलब उनके मफाद एक हो जाएं। वो कब होता है? आमतौर पर यह तब होता है जब पैरासाइट होस्ट के एग्स या स्पर्म्स के जरिए ही अगली नस्ल में ट्रांसमिट होता हो। अगर दोनों का फ्यूचर एक ही बोट में है तो फिर कोऑपरेशन में फायदा है। अच्छा, जैसे कुछ हाइड्रा स्पीशीज हैं, उनमें एल्गी रहते हैं उनके टिश्यूज के अंदर। वो फोटोसिंथेसाइज करते हैं। ओके। जिन स्पीशीज में ये एल्गी एग्स के जरिए अगली नस्ल में जाते हैं, वहां ये रिलेशनशिप म्यूचुअली बेनिफिशियल है, दोनों को फायदा होता है। और जिनमें नहीं जाते? जिनमें एल्गी एग से ट्रांसमिट नहीं होते, वहां वो पैरासाइटिक हो सकते हैं। तो ट्रांसमिशन रूट बहुत अहम है। इंटरेस्टिंग। तो हमारे अपने सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं, क्या वो भी ऐसी ही किसी कदीम पार्टनरशिप का नतीजा हो सकते हैं? बिल्कुल, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस है कि माइटोकॉन्ड्रिया और शायद क्लोरोप्लास्ट भी वो कदीम बैक्टीरिया थे जो हमारे एंसेस्टर्स के सेल्स में सिम्बायोटिक पार्टनर्स के तौर पर रहने लगे। ये भी एक्सटेंडेड फिनोटाइप की एक मिसाल हो सकती है अगर आप बहुत दूर तक सोचें। कमाल है। तो जीन्स की रीच सेल के अंदर तक है। फिर रेबल डीएनए का जिक्र आता है, प्लाज्मिड्स, वायरसेस, क्या ये भी इसी कॉन्सेप्ट में फिट होते हैं? एक तरह से हाँ। प्लाज्मिड्स तो डीएनए के छोटे टुकड़े हैं जो क्रोमोसोम्स से अलग रहते हैं और कभी-कभी एक सेल से दूसरे में जंप कर जाते हैं। और वायरसेस? वायरसेस तो हैं ही,
जेनेटिक मटेरियल, डीएनए या आरएनए, जो एक होस्ट से दूसरे में फैलने के लिए होस्ट की मशीनरी इस्तेमाल करते हैं। डॉकिंस कहते हैं कि वायरस का होस्ट के बिहेवियर पर जो असर होता है वो भी वायरस के जीन्स का एक्सटेंडेड फिनोटाइप है। जैसे? जैसे रेबीज वायरस, वो जानवर को अग्रेसिव बनाता है। क्यों? ताकि वो काटे और वायरस सलाइवा के जरिए फैले। ये वायरस की मैनिपुलेशन है। तो एग्रेशन वायरस के जीन का इफेक्ट है। एक्सटेंडेड इफेक्ट, जी। या सर्दी का वायरस, जो हमें छींकने पर मजबूर करता है। छींक से वायरस के पार्टिकल्स हवा में फैलते हैं। ये भी वायरस की तरफ से अपनी ट्रांसमिशन बढ़ाने की कोशिश है। तो अगली बार जब छींक आए तो सोचना पड़ेगा। खैर, तो ये असरात एक्शन एट अ डिस्टेंस भी हो सकते हैं, मतलब दूर से असर करना। बीवर का दाम? बिल्कुल। बीवर जो डैम बनाता है, उससे एक पूरी झील बन जाती है। ये डैम बीवर के लिए फायदेमंद है, उसे प्रोटेक्शन देता है, फूड एक्सेस देता है। राइट। ये स्ट्रक्चर जो एनवायरनमेंट में एक बड़ी तब्दीली है, ये बीवर के डैम बनाने वाले बिहेवियर के जीन्स का एक्सटेंडेड फिनोटाइपिक इफेक्ट है। जीन का असर झील की सूरत में नजर आ रहा है। और कुकू बर्ड, वो अपने फॉस्टर पेरेंट्स को कैसे मैनिपुलेट करती है? कुकू का बच्चा होस्ट के घोंसले में होता है। उसके मुंह के अंदरूनी हिस्सा बहुत नुमाया सुर्ख रंग का होता है, रेड गेप कहते हैं। अच्छा। ये रंग फॉस्टर पेरेंट के लिए इतना कंपेलिंग होता है जैसे कोई ड्रग हो, कि वो बस उसे खाना खिलाने पर मजबूर हो जाते हैं, बाज़ औक़ात अपने असल बच्चों से भी ज्यादा। तो ये कुकू के जीन्स का होस्ट के बिहेवियर पर दूर से असर है, उनके दिमाग पर असर। जी। और कीड़ों की दुनिया में तो ये मैनिपुलेशन और भी एक्सट्रीम लेवल पर जा सकती है, शायद केमिकल माइंड कंट्रोल के जरिए भी। केमिकल माइंड कंट्रोल? जैसे? कुछ पैरासिटिक एंट्स हैं। एक स्पीशीज है मोनोमोरियम सैंशी। इसकी क्वीन होस्ट कॉलोनी में घुसकर वहां के वर्कर्स को उन्हीं के जिस्म से निकले केमिकल्स के जरिए शायद अपनी ही असल क्वीन को मारने पर मजबूर कर देती है। ये तो बहुत ही डिस्टर्बिंग है। तो या एक बटरफ्लाई कैटरपिलर है, धिसबे इरेनिया। वो एंट्स को एक खास किस्म का नेक्टर पिलाता है। नेक्टर? मीठा? शायद उसमें कोई ड्रग जैसी चीज होती है, क्योंकि वो एंट्स उस कैटरपिलर के बहुत एग्रेसिव बॉडीगार्ड्स बन जाते हैं और उससे दूर भी नहीं जाते। ये सब एग्जाम्पल्स तो वाकई जीन की लॉन्ग रीच को दिखा रही हैं। इन सब से फिर क्या नतीजा निकलता है? कोई सेंट्रल थ्योरम? जी, डॉकिंस इसे कहते हैं सेंट्रल थ्योरम ऑफ द एक्सटेंडेड फिनोटाइप। और वो ये कहता है कि एक जानवर का बिहेवियर उन जीन्स के सर्वाइवल को बेहतर बनाता है जो उस बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ओके। चाहे वो जीन्स उस जानवर के अपने जिस्म में हो या किसी दूसरे जिस्म में। असल फोकस जीन पर है। जीन दुनिया को शेप कर रहा है ताकि अपनी कॉपियां ज्यादा बना सके। समझ आ गया। तो फिर लेवल्स ऑफ सिलेक्शन वाली बहस, कि सिलेक्शन किस लेवल पर होती है, इंडिविजुअल पर, ग्रुप पर या जीन पर? डॉकिंस इसे कैसे सॉर्ट करते हैं? वो रेप्लिकाइटर्स और व्हीकल्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं असल बुनियादी यूनिट जिस पर सिलेक्शन इनडायरेक्टली काम करती है वो रेप्लिकेटर है, यानी जीन, वो चीज जो अपनी कॉपीज बनाती है। और ऑर्गेनिज्म क्या है फिर? ऑर्गेनिज्म, जिस्म, एक व्हीकल है, एक सर्वाइवल मशीन जो रेप्लिकेटर्स जीन्स को कैरी करती है और उन्हें प्रोपोगेट करने में मदद देती है। तो व्हीकल इम्पोर्टेंट है या रेप्लिकेटर? रेप्लिकेटर बुनियादी है, व्हीकल एक जरिया है। इस लिहाज से इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एक बेहतर व्हीकल है ग्रुप के मुकाबले में, जैसे कोई वोल्फ पैक। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिज्म के अंदर आमतौर पर तमाम जीन्स का अगली नस्ल में जाने का रास्ता कॉमन होता है, स्पर्म या एग के जरिए। और ये रास्ता फेयर होता है, सबको बराबर चांस मिलता है, मियोटिक ड्राइव के एक्सेप्शंस के अलावा। सब जीन्स एक ही कश्ती में सवार हैं। जबकि ग्रुप में हर इंडिविजुअल का रिप्रोडक्टिव इंटरेस्ट अलग हो सकता है। वहाँ फेयरनेस की गारंटी नहीं होती, इसलिए इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एवोल्यूशन में एक ज्यादा स्टेबल व्हीकल बनकर उभरा है। ओके, ये बात वाजे हुई। लेकिन फिर एक और बड़ा सवाल उठता है, ये व्हीकल्स यानी ये जिस्म, ये बने ही क्यों? जीन्स अलग-अलग क्यों नहीं रह गए? किताब इसके कुछ रीजंस बताती है। जी, ये बहुत अहम सवाल है कि जीन्स ने मिलकर ये बड़े डिस्क्रीट व्हीकल्स क्यों बनाए। 3 मुमकिन वजूहात दी गई हैं। पहली क्या है? पहला, जीन्स सेल्स में क्यों इकट्ठे हुए? शायद बायोकेमिकल कोऑपरेशन के लिए। एक ही मेटाबॉलिक पाथवे में काम करने वाले जीन्स अगर एक जगह बंद हो सेल के अंदर, तो वो ज्यादा एफिशिएंटली काम कर सकते हैं।
सेल मेम्ब्रेन ने इसको ऑपरेशन को फैसिलिटेट किया। ठीक। और दूसरा रीजन? दूसरा, सेल्स मल्टी सेल्ड बॉडीज में क्यों इकट्ठे हुए? इसके कई फायदे हैं। साइज का एडवांटेज मिलता है, बड़े जानदार छोटों को खा सकते हैं, खुद शिकार होने से बच सकते हैं, और स्पेशलाइजेशन मुमकिन होती है। स्पेशलाइजेशन जैसे? जैसे नर्व सेल्स, मसल सेल्स वगैरह। काम तकसीम हो जाता है, हर सेल अपना काम बेहतर करता है, जिस्म ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। और तीसरा रीजन जो शायद सबसे अहम बताया गया है, बॉटलनेक लाइफ साइकिल, ये क्या है? हाँ, ये बहुत क्रूशल है। इसका मतलब है कि हर नई नस्ल एक सिंगल सेल से शुरू होती है। जैसे हमारे केस में फर्टिलाइज्ड एग। पूरा जिस्म उस एक सेल से डेवलप होता है। इसके क्या फायदे हैं सिंगल सेल से स्टार्ट करने के? इसके 3 बड़े फायदे बताए गए हैं। पहला, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। मतलब हर नस्ल को एक नए सिरे से, एक क्लीन स्लेट से शुरू करना पड़ता है। इससे एवोल्यूशन को कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स जैसे आंख या दिमाग स्टेप बाय स्टेप बनाने का मौका मिलता है। हर जनरेशन में थोड़ी इंप्रूवमेंट की जा सकती है डेवलपमेंट के प्रोसेस में। अच्छा, दूसरा फायदा? दूसरा, ऑर्डरली टाइमिंग साइकिल। जब डेवलपमेंट हमेशा एक सिंगल सेल से स्टार्ट होता है, तो वो एक प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस फॉलो करता है। ये रेगुलरिटी जीन्स को सही वक्त पर ऑन या ऑफ होने में मदद देती है। ये एक किस्म का बायोलॉजिकल कैलेंडर फराहम करता है, जो कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। और तीसरा फायदा? तीसरा, सेल्यूलर यूनिफॉर्मिटी। जब पूरा जिस्म एक सिंगल सेल से बनता है, तो जिस्म के तमाम सेल्स जेनेटिकली करीबन आइडेंटिकल होते हैं। वो एक क्लोन की तरह होते हैं। इससे क्या होता है? इस हाई जेनेटिक रिलेटेडनेस की वजह से जिस्म के अंदर सेल्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट कम होता है और कॉपरेशन बढ़ता है, क्योंकि सबका जेनेटिक फेट एक जैसा है, सब एक ही टीम में है। अगर सेल्स जेनेटिकली डिफरेंट होते तो शायद वो आपस में कॉम्पीट करते। तो ये बॉटलनेक्ड लाइफ साइकिल कोऑपरेशन को प्रमोट करता है जिस्म के अंदर। जी, तो इस पूरे चैप्टर का निचोड़, उसका टेक अवे ये है कि इवोल्यूशन की बुनियादी करेंसी रेप्लिकेटर है, यानी जीन। ऑर्गेनिज्म यानी व्हीकल एक जरूरी चीज नहीं है, बल्कि इवोल्यूशन का एक प्रोडक्ट है, एक इत्तेफाकी नतीजा है जो जीन्स को प्रोपेगेट करने में मदद देता है। और जीन का असर उस व्हीकल से बाहर तक जा सकता है। एक्सटेंडेड फिनोटाइप, बिल्कुल। असल चीज वो इमॉर्टल रेप्लिकेटर है जो नस्ल दर नस्ल अपनी कॉपीज बनाता रहता है, मुख्तलिफ व्हीकल्स इस्तेमाल करते हुए। ये तो था चैप्टर 13 का एक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव जायजा। अब अगर हम पूरी किताब द सेल्फिश जीन के मरकजी ख्याल को, उसके निचोड़ को समेटने की कोशिश करें, तो वो क्या होगा? देखें, पूरी किताब का जो असल पैगाम है, जो सेंट्रल मैसेज है, वो ये है कि जिंदगी और एवोल्यूशन को समझने का सबसे पावरफुल, सबसे मौसर तरीका जीन के नुक्ता नजर से देखना है। जीन्स आई व्यू। हम जानदार, बशमूल इंसान, हम बुनियादी तौर पर अपने अंदर मौजूद सेल्फिश जीन्स के लिए सर्वाइवल मशीन्स हैं। जीन्स असल रेप्लिकेटर्स हैं और हम उन व्हीकल्स की तरह हैं जो उन्हें अगली नस्ल तक पहुंचाते हैं। लेकिन ये सेल्फिशनेस वाली बात, इसका मतलब ये तो नहीं कि जानदार हमेशा खुद गर्जी वाला बिहेवियर ही करेंगे, क्योंकि हम तो ऑल्ट्रुइज्म भी देखते हैं। बिल्कुल नहीं, और ये बहुत अहम पॉइंट है। ये सेल्फिशनेस जीन के लेवल पर है। मतलब जीन सिर्फ वो चाहता है या वो बिहेवियर प्रमोट करता है जो उसकी अपनी कॉपीज की तादाद बढ़ाए अगली नस्ल में। ओके। इस मकसद को हासिल करने के लिए जीन्स ऐसे बिहेवियर्स को भी प्रमोट कर सकते हैं जो देखने में बिल्कुल गैर खुदगर्जाना यानी ऑल्ट्रुइस्टिक लगते हों। जैसे? इसकी बेहतरीन मिसाल किन सिलेक्शन है। एक जानदार अपने करीबी रिश्तेदारों की मदद करता है, जैसे माँ अपने बच्चों की या बहन भाई एक दूसरे की। क्यों? क्योंकि करीबी रिश्तेदारों में उसके अपने जीन्स की कॉपीज मौजूद होती हैं। तो उनकी मदद करना इनडायरेक्टली अपने जीन्स की मदद करना है। तो सेल्फिश जीन के नुक्ता नजर से ये ऑल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर बिल्कुल लॉजिकल है। समझ गई। और फिर एक्सटेंडेड फिनोटाइप का कॉन्सेप्ट जो हमने अभी डिस्कस किया, वो इस जीन सेंट्रिक व्यू को और भी एक्सपैंड कर देता है। जी हाँ, वो बताता है कि जीन का कंट्रोल सिर्फ उसके व्हीकल तक महदूद नहीं, बल्कि बाहर की दुनिया तक फैल सकता है। और आखिर में मीम्स का कॉन्सेप्ट भी था। हाँ, आखिर में डॉकिंस ने मीम्स का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया।
ये कल्चरल आइडियाज या बिहेवियर्स हैं, जैसे कोई धुन, कोई फैशन, कोई कहावत, जो एक दिमाग से दूसरे में कॉपी होते हैं, बिल्कुल जीन्स की तरह। तो ये इशारा है कि रेप्लिकेशन का ये उसूल शायद सिर्फ बायोलॉजी तक महदूद ना हो। शायद ये एक स्पेकुलेटिव आइडिया है, लेकिन बहुत थॉट प्रोवोकिंग है कि कल्चरल एवोल्यूशन भी शायद इसी तरह के रेप्लिकेटर्स पर मबनी हो। वाकई ये एक ऐसी किताब है जो जो लाइफ के बारे में हमारी बुनियादी अजम्पशंस को चैलेंज करती है। ये ख्याल कि हम बस जीन्स की सर्वाइवल मशीन्स हैं और जीन्स का असर हमारे जिस्मों से बाहर भी फैलता है, इस पर वाकई सोचना जरूरी है। बिल्कुल। और एक आखिरी सवाल या नुक्ता जो जहन में आता है, जिस पर शायद लिसनर मजीद गौर कर सकते हैं। जी। अगर जीन्स इतने सेल्फिश हैं और उनकी पहुंच इतनी दूर तक है, तो जाहिर है मुख्तलिफ जीन्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं, जैसे हमने होस्ट और पैरासाइट के बीच देखा, या मेल और फीमेल के जीन्स के दरमियान भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं रिप्रोडक्शन को लेकर। हाँ, बिल्कुल। तो सवाल ये है कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट्स हमेशा किसी न किसी स्टेबल एवोल्यूशनरी सोल्यूशन पर ख़त्म होते हैं, मतलब कोई बैलेंस कायम हो जाता है, या कभी-कभी ये कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसी एवोल्यूशनरी आर्म्स रेसेस बन जाते हैं जहां कोई वाज़ेह विनर नहीं होता? मतलब ऐसी रेस जहां दोनों तरफ सिर्फ रिसोर्सेज ज़ाया करती रहती है एक दूसरे को काउंटर करने में, और शायद दोनों ही किसी एवोल्यूशनरी डेड एंड की तरफ जा रहे हों। क्या ऐसा भी मुमकिन है? हम्म ये वाकई एक बेहतरीन पॉइंट है। एक ऐसी आर्म्स रेस जिसका कोई फायदा ना हो अल्टीमेटली। जी, इस पर मजीद सोचा जा सकता है। जरूर। इस सोच के साथ आज की इस गुफ्तगू को यहाँ खत्म करते हैं। अगली बार एक नए मौजू के गहरे जायजे के साथ फिर